जी आज हमने सॉफ्ट इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उनमें दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में शामिल हैं। सबसे पहले री इंजीनियरिंग अप्रोचेस और उसके बाद सोर्स कोड के बारे में एक हमने मॉडल या फ्रेमवर्क डिस्कस करना है। सबसे पहले अप्रोचेस की तरफ आते हैं जी कि सॉफ्ट इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग की अप्रोचेस क्या क्या हैं। हमने इनिशियल जो 2-3 लेक्चर पहले हो चुके हैं उनमें हमने जो इनिशियल प्रोसेस था री इंजीनियरिंग का उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम कि री इंजीनियरिंग क्या है, किन स्टेप्स से गुजर के होती है। वो एक प्रोसेस जो है वो हम एक डायग्राम की सूरत में उसको डिस्कस किया था हमने। री इंजीनियरिंग अप्रोचेस क्या है जी, जैसे आपको पता होगा एसडीएलसी के अंदर डिफरेंट मॉडल्स आपने डिस्कस किए होंगे या आपने पढ़े हैं कि ओवरऑल री इंजीनियरिंग क्या है, और फिर आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े कि कैसे उन जो फेजेस हैं या उन जो गाइडलाइंस हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल फॉलो करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से री इंजीनियरिंग की भी अप्रोचेस हैं कि री इंजीनियरिंग भी डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर को ही री इंजीनियर कर रहे हैं, एक नए सिरे से भी कर सकते हैं, पार्शली भी कर सकते हैं। वो यही अप्रोचेस हैं कि एक सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर अगर आपने करना है तो आप कैसे करेंगे, कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे। उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है। लेकिन इन अप्रोचेस को, किसी भी अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके माइंड में 4 चीजें होनी चाहिए। वो 4 पॉइंट्स से 4 एरियाज क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट को आप री इंजीनियर करने जा रहे हैं वो उस फॉर एग्जाम्पल उसका टारगेट क्या है, आपका आप करने क्या लगे हैं, आपको पहले आइडिया हो कि आपने अचीव क्या करना है। री इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये पहले से अंदाजा लगा लें कि जब आप री इंजीनियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने लगेंगे सॉफ्टवेयर का तो आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट हैं जो आपका वो काम कर दें। क्या आपके पास वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल टीम, रिसोर्सेज को, लैपटॉप या जो भी आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्या आपके पास अवेलेबल हैं। अगर हैं तो डेफिनेटली फिर आपको आइडिया होगा कि मैंने इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है। क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बड़ा अहम क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी टास्क के अंदर कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, खुला पैसा हो, खुले बंदे हों, फिर तो हर बंदा काम कर लेगा। लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर का या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तब पता चलेगा जब लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के वो काम करे। जो आपका बॉस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तभी आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर कंसिडर करेगी जब आप कम से कम रिसोर्सेज के अंदर उनको काम करके दें। मिसाल के तौर पे 3 बंदे के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल एक और बंदा है वो कहता है नहीं 3 की बजाय मैं यही काम 2 बंदों के साथ कर दूंगा, तो ठीक है, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब उस बंदे की अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेहतर है। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम बीइंग री इंजीनियर्ड, करंटली सिस्टम जो है वो किस स्टेट पे है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। और आने वाले वक्त के दौरान अगर कोई इशू दरपेश हो तो रिस्क मैनेजमेंट या जो रिस्क हैं उनका अभी आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप री इंजीनियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो उस दौरान क्या कोई इशू दरपेश होगा आपको या कोई मसला दरपेश हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो किस किस्म का होगा या किस किस्म का हो सकता है, उसका आपको अदराक या आइडिया पहले से होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो कॉमनली अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक टीम लीडर हैं और आपके अंडर टीम काम कर रही है तो कुछ जो कॉमन जो इश्यूज हैं, जो रिस्क हैं जो अक्कर हो सकते हैं, उनका आपको आइडिया इस तरह हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने डिसाइड किया हुआ कि आपका प्रोजेक्ट जो है उसको री इंजीनियर करने पे 2 लाख बजट आएगा, तो एक रिस्क ये हो सकता है कि आपका बजट एक्सीड कर जाए। आपने टास्क स्टार्ट कर दिया लेकिन बजट जो है वो 2 लाख के अंदर मैनेज नहीं हो रहा, अब आपको 2.5 लाख चाहिए, तो ये एक रिस्क है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप पहले अज्यूम कर लें तो यार मेरा बजट अगर एक्सीड कर जाए तो फिर मैं कैसे मैनेज करूंगा उसको, तो पहले से आप उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बना के रखेंगे। दूसरी बात, उसका शेड्यूल जो है वो आगे पीछे हो सकता है कि 2 माह के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाना था लेकिन 2 माह के अंदर बनता नजर नहीं आ रहा आपको, आपका ख्याल है कि तकरीबन 2 वीक और लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये शेड्यूल भी एक रिस्क है। इसके अलावा टीम आपकी जो है, आपके पास 5 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से 3 बंदे अचानक छोड़ के चले जाएं तो ये भी एक इशू है कि जनाब अचानक अगर आपकी टेक्निकल टीम के इंपॉर्टेंट 5 में से 3 बंदे छोड़ के चले जाएं तो फिर आपने कैसे काम चलाना है। उस वक्त अचानक आप क्या करेंगे, अचानक एक दिन पहले ही जनाब वो नोटिस देते हैं कि जनाब कल से हमने नहीं आना, तो ये तो बड़ा अचानक एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए फिर आपने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सोच के रखनी है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है कि पहले से ही आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन कौन से मुझे इश्यूज दरपेश हो सकते हैं, फिर मैं कैसे उन पे काबू पाऊंगा। क्योंकि पहले से अगर आप उसमें सोच के रखा होगा तो फिर आपको उस वक्त
दौड़ भाग नहीं पड़ का सामना नहीं, या हैजर्डली आपको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आपके जहन में होगा कि यार बंदे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो आप पहले से ही अगर बंदोबस्त किया हुआ, तो अगर बंदे छोड़ के चले जाएं तो आप उस तरीके से जो आपने सोल्यूशन पहले से सोच के रखा हुआ है उसके मुताबिक काम कर लेंगे। अब्बास, क्या ख्याल है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपके अंडर 5 बंदे यस काम सर। कर रहे हैं, 3 बंदे अचानक छोड़ के चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? यस सर। सर मैं उसको देखूंगा ना सर, फिर बात ही ये सर, मैं जो 5 करते हैं सर उन 3 से करवाऊंगा काम। वो 3 बंदे तो कहेंगे जनाब हमारा क्या कसूर है, हमें तो तनख्वाह आप उतनी दे रहे हैं। सर प्रोजेक्ट मैनेजर तभी तो होऊंगा मैं, तो मैं 3 से करवा सकूंगा जो 5 लोगों का काम, रिसोर्स को देखकर। नहीं, वो मिसाल के तौर पे अगर वक्ती तौर पे तो तुम्हारी वो बात मान लेंगे कि ठीक है, लेकिन एक बंदे को जब यस 2 सर। बंदों का काम दिया जाएगा तो वो एक आध दिन तो कर देगा, दूसरे दिन तीसरे दिन आखिर वो फिर कोई ना कोई तरीका का ढूंढेगा कि मेरी कैसे जान छूटे। या तो वो यस काम सर। सर खराब मैं करना भी शुरू कुछ कर नहीं। देगा, या कोई डिले नो करना सर। शुरू सर कर देगा, ऐसे कोई टैक्टिक्स यूज करेगा कि ताकि उसकी जान छूट जाए। या तो आप यस सैलरी सर। भी डबल कर देना उसकी, फिर तो ठीक है। सैलरी। यस सर। तो सर कोई ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मैं कोई न्यू हायर करूंगा या उसको सैलरी डबल करूंगा। और हायरिंग का आपको पता है कि हायर जो है वो फौरी तौर पे समटाइम बंदा नहीं मिलता। या आप एक अच्छी यस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो ऐसे ही आप अचानक फोन करके किसी बंदे को नहीं बुला सकते जनाब आ जाओ सुबह से ज्वाइन करो। उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप एडवर्टाइज यस करते सर। हैं, टेस्ट इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह सारा कुछ करने के बाद बंदा आता है, तो हो सकता है इसमें कोई हफ्ता 2 हफ्ते लग जाए, तो ये तो काम खराब है। तो इसका मतलब है कि यस सर। डिफरेंट उसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। वो अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढ के रखने हैं, जेहन में रखने हैं कि खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई बंदा छोड़ के चले जाए तो फौरी तौर पे मैं कैसे फिर मैनेज करूंगा इन चीज़ों को। ये जो अभी हमने अप्रोचेस पढ़नी है री इंजीनियरिंग की, उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली। तकरीबन 4-5 हम अप्रोचेस हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में, 5 के करीब। तो उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। द एक्सटेंट, पहली कैटेगरी, द एक्सटेंट ऑफ री इंजीनियरिंग परफॉर्म्ड। सबसे पहले तो ये आपने अंदाजा लगाना है, इस हिसाब से कैटेगराइज करना कि आपने किस हद तक री इंजीनियरिंग करनी है। एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपने कितना चेंज करना है, थोड़ा चेंज करना है, ज्यादा करना है, एंटायरली टोटली चेंज कर देना है, ये एक्सटेंट है, किस हद तक आप चेंज करेंगे। दूसरी बात, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम विद द न्यू वन। जो चेंज करने का जो रेट है कि मिसाल के तौर पे 20%, 30%, 50%, 100%, वो कितना है। वो रेट रेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन, जो आपने पुराने कोड को निकाल के नया कोड डालना है, या पुराने फीचर्स की जगह नए फीचर्स ऐड करने हैं, वो सब्स्टिट्यूशन जो आपने करनी है उनका रेट क्या है। ये 2 चीज़ों के हिसाब से अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, या अप्रोचेज जो है कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। जो 5 अप्रोचेज हैं, जैसे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हुए हैं, वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, रैड वगैरह। तो उसी तरीके से जो री इंजीनियरिंग के अप्रोचेज हैं वो भी 5 हैं, और उनके नाम है बिग बैंग अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच, पार्शियल अप्रोच, आइट्रेटिव अप्रोच और एवोल्यूशनरी अप्रोच। ये अगर आप देखें तो इनके नाम कदरे उन्हीं मॉडल से मिलते जुलते हैं, या इनमें से ज़्यादातर मॉडल ऐसे हैं जिनके नाम उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि उन मॉडल्स का नाम भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ ही है, और ये भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट या उसकी रेंजरिंग या चेंज के हवाले से ही है, तो इसलिए इनका काम भी आपको कदरे मिलता जुलता ही नजर आएगा कि ये भी वही उसी तरह का काम परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले जी पहली अप्रोच है जी बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग वर्ड किसी ने सुना है या इसका मीनिंग किसी को पता है? बिग बैंग थ्योरी सुनी किसी ने कभी? सर नाम तो सुना लेकिन थ्योरी तो नहीं सुनी सर, पढ़ी ही नहीं है। नाम सुना सर। ये नेट से सर्च कीजिएगा, अगर किसी को याद आए या किसी के पास टाइम हो तो गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। सर बिग बैंग थ्योरी वही है कि जब तारे टकराए थे जमीन बनी थी ये। हाँ बिल्कुल। तो ये भाई बिग ये बैंग गांव थ्योरी वाली बात। बेसिकली है कि जमीन की क्रिएशन कैसे हुई थी, कि जमीन कैसे मार्ज वजूद में सर आई थी। जमीन का वजूद, और उसके जमीन बारे का में क्योंकि वजूद कब आया था? हार्ड एंड फास्ट किसी के पास डाटा अवेलेबल नहीं है, नॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए अभी साइंटिस्ट अभी तक जो हैं इस मुहिम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन उन्होंने डेवलप की हुई है साइंटिस्ट के अंदर, यूरोप के किसी मुल्क, स्वीडन या स्विट्जरलैंड, कहाँ पे वो सारा सेटअप उन्होंने किया हुआ है।
तो वो वहां पे उस मशीनरी के थ्रू वो कायनात के राज अफशा करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट कि कैसे ये काम हुआ, जमीन कैसे बन गई। ठीक है, तो बिग बैंग समटाइम जो यहाँ पे सेंस बनती है वो बड़ा या लार्ज या इस सेंस में इसका मतलब आ रहा है कि बिग बैंग अप्रोच ऐसी अप्रोच जिसमें आप सारे सॉफ्टवेयर को चेंज कर देते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करते हैं। द बिग बैंग अप्रोच रिप्लेसेस द होल सिस्टम एट वंस। इसमें आप एक ही दफा में तमाम सिस्टम को ओवरऑल रिप्लेस कर देते हैं, उसके सारे फीचर्स ही बदल देते हैं। Once a re-engineering effort is initiated, it is continued until the project's objectives of the project are achieved and the target system is constructed. इसमें आप ओवरऑल तमाम सिस्टम का जो फीचर्स हैं उनको आप जीरो से स्टार्ट करके एंटायरली सॉफ्टवेयर को बदल देते हैं। ये बिग बैंग अप्रोच है। For example, if there is a need to move to a different system architecture, then all components affected by such a move must be changed at once. अगर आपको सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चरल लेवल की चेंज करनी पड़ जाए तो फिर हो सकता है कि आपकी चेंज बड़ी होगी। बाज़-औक़ात मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको आप री-इंजीनियर कर रहे हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं, जो क्लाइंट है वो आपको कहता है कि यार जो रिपोर्ट्स आप जनरेट करके दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर से, वो कोई मेरे काम की नहीं है, वो मुझे कोई हेल्पफुल नहीं है मेरे लिए, तो आप ऐसा करें कि इन रिपोर्ट्स को थोड़ा सा चेंज करें, अब ऐसी नहीं इस तरह की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है, ये एक माइनर चेंज है जिसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटाबेस के अंदर हो सकता है जरूरत ना पड़े चेंज करने की, आपको सिस्टम का आर्किटेक्चर छेड़ने की जरूरत ना पड़े, जस्ट आप कोडिंग के थ्रू कोड को यूज करते हुए नई रिपोर्ट्स जनरेट कर देंगे या एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स के अंदर नए फीचर डाल देंगे, तो ये काम बड़े जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चेंज करनी पड़ जाए जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर या डिजाइन के अंदर जाके चेंज करनी पड़े, तो आर्किटेक्चर या डिजाइन चेंज करने का मतलब है कि अब आपको सारे के सॉफ्टवेयर के अंदर उखाड़ पिछाड़ करनी पड़ेगी। तो ऐसी चेंज जो है जिसमें आर्किटेक्चर छेड़ना पड़ जाए, वहां पे आपको बड़े लेवल की चेंजेस करनी पड़ती हैं। इस अप्रोच का फायदा क्या है जी? द कंसिक्वेंट एडवांटेजेस इज दैट द सिस्टम इज ब्रॉट इनटू इट्स न्यू एनवायरनमेंट ऑल एट वंस। इसका जो बड़ा फायदा है कि आप एक ही दफा सिस्टम बनाते हैं और एक ही वक्त में उसको नया सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। आपको कोई खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इंस्टॉल नहीं करते तो फिर क्या आपको करना पड़ता है या कौन सी टेंशन आपको होती है, ये अभी हम अगली प्रोसेस के अंदर देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ऑन द अदर हैंड, द डिसएडवांटेज ऑफ बिग बैंग इज दैट द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिकम्स अ मोनोलिथिक टास्क व्हिच मे नॉट बी डिजायरेबल इन ऑल सिचुएशंस। जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन के अंदर ही आप बिग बैंग अप्रोच यूज करें। ये आपको भी याद है कि जब आपने डिफरेंट SDLC के मॉडल्स पढ़े थे तो तमाम मॉडल्स एक जैसे नहीं थे। आप उनको सिचुएशन टू सिचुएशन इंप्लीमेंट करते थे कि फील करते कि यार किस वक्त क्लाइंट किस तरह का है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप अप्रोच या SDLC का मॉडल फॉलो करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, क्योंकि बिग बैंग सारे सिस्टम को एंटायरली चेंज कर देता है, तो री इंजीनियरिंग समटाइम पार्शियल भी होती है कि कुछ फीचर आपने चेंज करने हैं, तो वहां पे फिर ये इस तरह की अप्रोच जो है उसका कोई फायदा नहीं है। In addition, the Big Bang approach consumes too much resources. जब आपने entirely पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, उसको री इंजीनियर करना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा टाइम, ज्यादा बजट, ज्यादा टेक्निकल टीम, ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। तो इसमें जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो ज्यादा इन्वॉल्व है। इसमें आपका जो फाइनेंशियली आप पे बोझ है ऑर्गेनाइजेशन पे वो ज्यादा होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी है जी इंक्रीमेंटल अप्रोच। दूसरा जो री इंजीनियरिंग अप्रोच है, इंक्रीमेंटल मॉडल किसी को याद है क्या था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर? जी माज, या कोई और बंदा? इंक्रीमेंटल मॉडल क्या था? इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। सर इंक्रीमेंटल मॉडल में वो जिसमें क्या चीज थी, वाटरफॉल मॉडल, इस तरह के जो मॉडल हैं इनमें तो आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं। स्टेप होता है जी मैंने कहा वाटरफॉल का तो पता है, जो 1 बाय 1 हाँ। स्टेप होता है। वाटरफॉल में तो सर, सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास शुरू में आ जाती है क्लाइंट की तरफ से, रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये काम करते जाते हैं।
जैसे वाटरफॉल चलती है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर इंक्रीमेंट करना, इजाफा करना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के साथ काम स्टार्ट कर देते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, और बना के सॉफ्टवेयर थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट के बाद इंक्रीमेंट्स की सूरत में या वर्जन या इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में क्लाइंट को देते जाते हैं, और क्लाइंट नई नई रिक्वायरमेंट आपको और देता जाता है, और आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते जाते हैं। और ये इंक्रीमेंट की सूरत में करते 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 हो सकता है 5-6 इंक्रीमेंट्स के अंदर या वर्जन के अंदर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच भी ऐसे ही है यहाँ पे री-इंजीनियरिंग की। सिस्टम इज री-इंजीनियरिंग ग्रेजुअली वन स्टेप क्लोजर टू द टारगेट सिस्टम। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं और सिस्टम को डेवलप करते जाते हैं। फॉर लार्ज सिस्टम सेवरल न्यू इंटरिम वर्जन्स आर प्रोड्यूस्ड रिलीज। ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उसको री इंजीनियर करने के लिए उतने ही इंक्रीमेंट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है, जितना छोटा सॉफ्टवेयर होगा उतने ही छोटे वर्जन्स या इंस्टॉलमेंट्स के अंदर काम हो जाएगा आपका। एडवांटेज क्या है जी? द एडवांटेज ऑफ द सिस्टम अप्रोच एज फॉलोज, लोकेटिंग एरर्स बिकम्स इजियर। जब आपने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड किया हो तो उनके अंदर से एरर्स या बग्स को ढूंढना आसान हो जाता है। जब आपने अपने सॉफ्टवेयर के कोड को क्लासेस या फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया हो तो फिर अगर किसी भी फंक्शन की जो आउटपुट है वो गलत आ रही हो तो आपको पता कि ये कोड मैंने फलां क्लास से फंक्शन के अंदर लिखा था, तो स्पेसिफिकली उस फंक्शन का कोड जाके रिव्यू करते हैं या उसको डिबग करते हैं और मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर हमने सारा कोड एक ही वर्ड फंक्शन के अंदर ही लिखा हो 10,000 लाइनों का, तो फिर आपको मसला होगा चीज़ों को समझने में। तो क्योंकि वर्जन्स की सूरत में, इंक्रीमेंट्स की सूरत में काम हो रहा है, पार्ट्स की सूरत में, तो इसलिए एरर्स को ढूंढना और नए चीज़ों को ऐड करना इसमें बड़ा आसानी से हो जाता है। इट बिकम्स ईजी फॉर द कस्टमर्स टू नोटिस प्रोग्रेस। कस्टमर के लिए भी आसानी है कि वो उसको अपनी सिस्टम की प्रोग्रेस देखने में आसानी हो जाती है कि मेरा सिस्टम कितना बनना था, कितना बन गया, कितना रह गया। वो सारी जो कहानी है वो सारी क्लाइंट भी उसको आसानी से मॉनिटर कर सकता है। लो रिस्क ड्यू टू कोड कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मॉनिटर्ड, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कोड बनाते जाते हैं, उसको टेस्ट करते जाते हैं, डिप्लॉय करते जाते हैं, तो इस सूरत में एरर्स जो हैं उनके अंदर कोड के अंदर वो कम से कम होते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बग्स हैं, वो उनकी जो तादाद है वो रिड्यूस रहती है, कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? नीड लॉन्ग टाइम एंड केयर फॉर वर्जन कंट्रोल। जब आप किस्तों की सूरत में, वर्जन की सूरत में या इंक्रीमेंट्स की सूरत में सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो फिर उन किस्तों का, उन इंक्रीमेंट्स का हिसाब भी रखना पड़ेगा आपको, उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 किस्तें बनाई हुई हैं सॉफ्टवेयर की, 20 इंस्टॉलमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो 20 इंस्टॉलमेंट्स का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको करनी पड़ेगी कि पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने क्या क्या फीचर इंप्लीमेंट किए थे, कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया, कौन सी अप्रोच यूज की, और सारी कहानी मैनेज करनी पड़ेगी। फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ, जबकि आपको पता है कि जब आप ओवरऑल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फिर ये काम नहीं होता। तो इंक्रीमेंट्स में जहां बाकी काम आसान है वहां पे आपको थोड़ी मैनेजमेंट जो है उस पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। Even if there is a need, the entire architecture of the system cannot be changed. अब आपको पता है कि जो इंक्रीमेंट्स है, इंक्रीमेंटल मॉडल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसका जो आर्किटेक्चर लेवल का जो चेंज है वो नहीं कर सकते फिर आप, क्योंकि आपने थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस के लिए तो आपको जो स्मॉल चेंजेस हैं या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंक्रीमेंट्स हैं वो ही इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपने बड़ी कोई चेंज करनी है तो फिर आपको इंक्रीमेंटल की बजाय कोई बिग बैंग या ऐसी कोई और अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। तीसरी अप्रोच है जी री इंजीनियरिंग की पार्शियल अप्रोच। ओनली अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इज री इंजीनियर्ड। जब आपको किसी एक पोर्शन को, किसी एक मॉड्यूल को, किसी एक कंपोनेंट को चेंज करना पड़ जाए, री इंजीनियर करना पड़ जाए, तो फिर आप पार्शियल अप्रोच यूज करते हैं। पार्शियल अप्रोच जो है वो तीन स्टेप से मिलकर होती है। पहला स्टेप है जी एग्जिस्टिंग सिस्टम इज पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स। जो एक पार्ट वो होगा जिसको आपने री इंजीनियर करना है, और दूसरा वो पार्ट जिसको आप री इंजीनियर नहीं करना। पहला तो काम आपको ये करना पड़ेगा। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप, री इंजीनियरिंग वर्क इज परफॉर्म्ड यूजिंग सिलेक्टेड अप्रोच। इसके बाद कोई ना कोई अप्रोच आप यूज करते हैं, जो भी आपने सिलेक्टेड अप्रोच यूज किया उसके मुताबिक उसको री इंजीनियर करते हैं। और फिर बाद में जो आपने पुराना पार्ट था और जो री इंजीनियर पार्ट था, उन दोनों को आप कंबाइन या इंटीग्रेट करते हैं। अब ये एक एडवांटेज इस सेंस में है कि जब आप पार्शली काम करते हैं तो आपको थोड़ा खपना पड़ता है, थोड़ी आपकी कॉस्ट लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन
जो इंटीग्रेशन वाला काम है ये एक डिसएडवांटेज है कि जब आपने आधा सॉफ्टवेयर पुराना चलाना है, आधा नया अपडेट करके उसको री इंजीनियर करके उनको इकट्ठे करके चलाना, तो फिर जो इंटीग्रेशन है वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगी आपके लिए कि आपने उसको इंटीग्रेट करके चेक भी करना कि जनाब सॉफ्टवेयर सही चल रहा है। जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है, कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, बनाने के बाद उसको जोड़ के एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो बाहर तो ये सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे तरीके से बन जाते हैं, जैसे रैड मॉडल के अंदर होता है। रैड में आप डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम करते हैं, और जब वो तमाम कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली चलना शुरू हो जाएं, ओके हो जाएं, तो फिर तमाम कंपोनेंट्स को मिला के एक कंप्लीट सिस्टम बनाया जाता है। जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग-अलग पहले डेवलप होते हैं रैड मॉडल के अंदर, फिर उनको कंबाइन किया जाता है ताकि एक पूरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो सके। तो उसके लिए फिर उनको इंटीग्रेट करना और उसको चेक करना भी फिर एक मसला है। फोर्थ अप्रोच है जी आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच जैसे नाम से जाहिर है आइटरेशंस हो रही हैं, इसमें रेपिटिशंस होती हैं, या आइटरेटिव अमाज याद है कोई जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसमें कोई आइटरेटिव अप्रोच थी किसी के अंदर, किसी मॉडल के अंदर? कोई ऐसा मॉडल आपके ज़हन में है जिसमें आइटरेशंस होती थी, रेपिटिशन होती थी? सर वो इंक्रीमेंटल में भी होती है, वैसे स्पाइरल में भी मेरा ख्याल। स्पाइरल ज्यादा बेहतर एग्जांपल है इसकी। ठीक है सर। जो उसमें स्पाइरल के अंदर आप एक वो आपको याद होगा कि एक सर्कल था, साइकिल सा गोल गोल घूमता यस जाता सर। था, और उसको आपने डिवाइड किया हुआ था Yes. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, और फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये आप करते जाते, बार बार चीजें रिपीट करते जाते, और तब तक जब तक एक सॉफ्टवेयर Yes, sir. कंप्लीट बन नहीं जाता। तो ये आइटरेशंस हैं या रेपिटिशंस हैं किसी भी काम की। तो आइटरेटिव अप्रोच के अंदर भी कुछ इसी तरीके से काम हो रहा है। द रीइंजीनियरिंग प्रोसेस इज अप्लाइड ऑन द सोर्स कोड ऑफ अ फ्यू प्रोसीजर्स एट अ टाइम। इसमें आप सेलेक्टिव कोड लेते हैं कुछ पोर्शन ओवरऑल एप्लीकेशन का, और उसको आप री इंजीनियर करना शुरू कर देते हैं। जब वो कोड री इंजीनियर हो जाए तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट और एक पोर्शन पकड़ते हैं कोड का और उसको री इंजीनियर करना शुरू कर देते हैं, और ये काम रिपीट करते जाते तब तक के जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट री इंजीनियर नहीं हो जाती। एक पोर्शन लिया, उसको री इंजीनियर किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया और एग्जीक्यूट करके देख लिया कि जनाब ओके हो गया, ठीक है जी हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं कोड का, उसको भी इसी तरीके से काम करते हैं। इसके लिए आपकी चार चीजें ज़हन में होनी चाहिए आपके। सबसे पहली चीज तो ओल्ड कंपोनेंट्स नॉट री इंजीनियर्ड, वो पोर्शन आपके एप्लीकेशन का जिसको आपने री इंजीनियर नहीं किया, जिसको अब या आपने नहीं करना। कंपोनेंट्स करंटली बीइंग री इंजीनियर्ड, इसके अलावा वो पोर्शन आपके सॉफ्टवेयर का जिसको आप करंटली री इंजीनियर कर रहे हैं, और इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑलरेडी री इंजीनियर्ड जो पहले से आपने किए हुए हैं वो पोर्शन, न्यू कंपोनेंट्स एडेड टू द सिस्टम, और इसके अलावा जो नए फीचर आपने ऐड किए हैं। ये चार चीजें आपके ज़हन में होती हैं जब आप आइटरेटिव अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि जब आप आइटरेशंस करते हैं, रेपिटिशंस करते हैं या इंक्रीमेंट्स बनाते हैं चीज़ों के, तो तब आपको, जब आप पार्ट्स बनाते हैं चीज़ों के, तो तब आपको बड़ा ही केयरफुली काम करना पड़ता है, क्योंकि इन छोटे छोटे पार्ट्स को मैनेज करना भी एक काम है, क्योंकि कहीं पे भी आप मिस्टेक कर दें तो एन पॉसिबल है कि आपको वो काम दोबारा करना पड़ जाए या दोबारा परफॉर्म करना पड़ जाए। ये बिल्कुल ऐसी है कि समटाइम आपने एक कोड चेंज किया, ठीक है, चेंज करने के बाद उसको आप एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर अगर पेस्ट करने लगे तो गलती से आप पुराना कोड ही पेस्ट कर दें, नया कोड आप डिस्कार्ड हो जाए आपसे, वो पुराना ही आप पेस्ट कर दें, तो इसका मतलब आपको दोबारा से फिर वो सारा काम करना पड़ेगा। इसके फायदे नुकसान क्या हैं जी आइटरेटिव अप्रोच के? एडवांटेजेस हैं जी, कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस एंड द मेंटेनर्स एंड द यूज फेमिलियरिटीज विद द सिस्टम आर प्रिजर्व्ड। इसमें क्योंकि आप चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो बहुत बेहतर हो जाती है। जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ नहीं है आपको किसी चीज़ की, तो आप कैसे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक आपको पता ही नहीं है कि मिसाल के तौर पे एक जो मोटरसाइकिल है वो उसका जो इंजन है वो कैसे काम करता है, तो आप उसकी ओवरहॉलिंग जो है वो कैसे कर सकेंगे, या उसकी मेंटेनेंस कैसे कर पाएंगे, या ट्यूनिंग कैसे करेंगे।
आपको पता है कि जो मैकेनिक है वो उसको खोलता है और हर पार्ट्स का उसको आइडिया हो जाता है, उसके मुताबिक वो काम करता है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि इसकी वर्किंग होती कैसे इंजन की, तो फिर मैं उसकी ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस कैसे कर पाऊंगा? जब तक मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो कैसे काम करती है, तो मैं उसके अंदर कीड़े कैसे निकाल पाऊंगा या उसको बेहतर कैसे कर पाऊंगा? आपको ये पता ही नहीं है कि रेड मॉडल कैसे काम करता है, और मैं आपको कहूँगा जरा ये रेड मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर मुझे 4 मॉडिफाई एडवांटेज हम देख रहे थे कि डेफिनेटली ये काम उसी वक्त होगा जब आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की, किसी भी सिस्टम की इंटरनल वर्किंग की। कि जब तक आप किसी भी सिस्टम को समझते नहीं हैं, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे या उसके अंदर बेहतरी जो है वो नहीं ला सकते आप। तो ये एक जिसका डिसएडवांटेज है कि आपको चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द 4 टाइप्स। ये भी मैंने कहा कि जब आप आइटरेटिव अप्रोच यूज करते हैं तो फिर आपको डिफरेंट जो 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 एरियाज हैं, उनको जेन में रखना पड़ता है कि कौन से जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के उनको आपने चेंज कर लिया है, कौन से अभी करने हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंट नए हमने किए हैं, कौन से ऐसे हैं जो अभी रहते हैं। जो सारी कहानी जो है इनको मैनेज करना भी फिर एक काम है। तो इतनी चीज़ों को कीप ट्रैक रखना, इनको जेन में रखना, इनकी डॉक्यूमेंटेशन रखना, इनका हिसाब किताब रखना, ये एक बॉदरेशन अच्छी खासी। तो डेफिनेटली जब आप इतनी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो फिर मिस्टेक के चांसेस हैं इसमें। इसके अलावा जी आइटरेटिव अप्रोच, आइटरेटिव अप्रोच हमने देखी। इसके बाद है एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी में जैसे एवोल्यूशन होती है किसी चीज़ की, बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट होता है कि मिसाल के तौर पे आप चीज़ों को लेके उसको इंक्रीज करते जाते हैं, जीरो से स्टार्ट करके या माइनर लेवल से। ये भी इंक्रीमेंटल अप्रोच की तरह ही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क ये है, क्या components of the original systems are substituted with re-engineered components, but the existing components are grouped by functions. इसमें जो एक काम या एक डिफरेंस है इंक्रीमेंटल की निस्बत, इसमें भी इंक्रीमेंटल मॉडल या अप्रोच की तरह ही काम होता है, लेकिन इसमें पहले ग्रुपिंग की जाती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, डिफरेंट फीचर्स की फंक्शंस के हिसाब से जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। पहले उन फीचर्स को ग्रुप किया जाता है, फिर उसके बाद री इंजीनियर किया जाता है। तो ये जो री इंजीनियरिंग का जो काम है जिसमें ग्रुपिंग पहले होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। पहले आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि पहले आप ओवरऑल सिस्टम को एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिनका सिमिलर फंक्शनैलिटी के साथ ताल्लुक है, उनको आप ग्रुप करते हैं और उसके बाद री इंजीनियर करते हैं। इसका फायदा क्या है जी? द रिजल्टिंग डिजाइन इज मोर कोहेसिव एंड द स्कोप ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज रिड्यूस्ड। इसमें ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्योंकि एवोल्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी जरूरत में आपको जो उसकी फॉर एग्जांपल जो उसका डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखना पड़ता है, और जो डिज़ाइन है वो पहले से बेहतर आपके सामने आता है कि जो आपने मिसाल के तौर पे हैपहैज़र्डली आपने एक चीज़ बनाई हुई थी बगैर सोचे समझे, जब आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं अपने फंक्शनैलिटी के हिसाब से, चीज़ों को ग्रुप कर लेते हैं, तो चीज़ पहले से मैनेज हो जाती है। जो आपका सॉफ्टवेयर है वो पहले की निस्बत एक मैनेज्ड सॉफ्टवेयर बन जाता है जिसको आपने किसी और अप्रोच के थ्रू बनाया होगा। ठीक है, तो जब आप चीज़ों को ग्रुप करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं या कंपोनेंट्स की सूरत में या मॉड्यूल्स की सूरत में, तो फिर आपको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना, डेवलप करना और उसको समझना, उसको टेस्ट करना, हर काम ही आसानी से